मॉम, कैसी हो? फोन पर रीना की चहकती आवाज सुनाई पड़ी। मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता कैसी है? मॉम, वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा बदन चिपचिपाता रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। मॉम, हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 10,000 आप दे दे तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे। तुरंत उसने अपनी बात पर आते हुए कहा, बेटी, तुम तो जानते ही हो कि अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्च हुआ है, लोन लिया है, उसे चुकाना है, ऊपर से सीमा की पढ़ाई का खर्च। ठीक है, तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। कविता ने बात वहीं समाप्त करने की गर्ज से कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह फोन पर ही वाद विवाद करने लगती। ठीक है मॉम, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन डैडी से पूछ जरूर लेना। रीना ने तुरंत उत्तर दिया। रीना ने फोन रख दिया था। एक बार फिर कविता की आंखों में सूनापन उतर आया था। क्या हो गया है इस लड़की को, जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई? लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी है, और अब एसी की डिमांड। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता पिता उसके विवाह में इतना खर्चा कहां से कर पाए हैं? यह सच है कि आज नई पीढ़ी की सोच में काफी परिवर्तन आया है। यह सच है कि आज नई पीढ़ी की सोच में काफी परिवर्तन आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती। आज उसे पूरी गृहस्थी सजी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की चीज ही नहीं बची है। इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माता पिता ही बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हुए यह नहीं सोचते कि जीवन में जहां फूल है वहां कांटे भी होंगे। एक दिन जब उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, तब क्या वे इन कांटों को सफाएंगे? सोचते हुए कविता ने एक लंबी सांस ली। विनीत ऑफिस तथा सीमा कॉलेज जा चुकी थी। करने को कुछ नहीं था, अतः वह सदा की तरह बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसका सारा समय यही व्यतीत होता है। वह यहीं बैठकर अखबार पढ़ने के साथ सिलाई, बुनाई, कढ़ाई तथा क्रोशिया का काम भी किया करती है। अपनी बनाई चीजों से घर को सजाना उसकी हॉबी है। सामने पार्क है, हरियाली तो मन मोहती ही है। पार्क की चहल पहल में वह न केवल अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करती है, वरन अकेलापन भी नहीं महसूस होता है तथा काम भी हो जाता है। पर आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, पर रोज की वही मार काट तथा उठापटक वाली राजनीति से भरे अखबार में भी उसका मन नहीं लगा। स्वयं को तनाव मुक्त करने के प्रयत्न में वह कुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में लेट गई। न चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार बार उनकी आंखों के सामने उड़ उड़कर उसे बेचैन करने लगी। रीना और सीमा उसकी बेटियां हैं। प्रारंभ से ही वह उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही है, चाहे स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक हो या एजुकेशनल टूर के नाम पर बने देश भ्रमण के टूर। उसने उन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें अपनी अनेक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ी, फिर भी अफसोस नहीं हुआ। वरन यह सोचकर खुशी होती कि वह अपना कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कर रही है, जिसके कारण उसकी बच्चियां स्वस्थ और स्वतंत्र वातावरण में पल रही हैं। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातें ही तो बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती हैं। वह पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उसने बच्चों के कमरे में लगवाया, बाद में अपने। वर्षों बाद जब एसी खरीदने का विनीत का मन बना, तब पहला एसी भी उसने रीना और सीमा के कमरे में यह सोचकर लगवा दिया कि कहीं उनके मन में यह न आए कि मम्मा पापा तो एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। अपनी इसी सोच के कारण उनके मैट्रिक करते ही उसने उनको बाइक खरीदवा दी थी, जिससे वे ठीक से पढ़ पाए। वरना कहीं ऐसा न हो कि कॉलेज और ट्यूशन करने में, साइकिल से आने जाने में थकान के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होने लगे। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो रीना उसे समझना ही नहीं चाह रही है। अब महसूस हो रहा था कि माता पिता को
बच्चों की मांग को पूरा करते समय यह एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज की उसने मांग की है, क्या वह उसके लिए आवश्यक है या वह दूसरों की देखा देखी उसको लेना चाह रही है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति से भी उसे अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वे अपनी अनुचित मांगों पर अंकुश रख सकें। प्रारंभ से ही हर अभाव से उन्हें दूर रखने के प्रयत्न के कारण ही रीना और सीमा थोड़ी स्वार्थी, ईर्ष्यालु और आत्म केंद्रित होती चली गई थी। अपनी हर इच्छा पर उसकी सहमति की मुहर लगवाने की उनकी आदत पड़ गई थी, पर वह यह सोचकर उनकी इच्छा के आगे झुकती गई कि वे अभी बच्ची हैं। अगर वे अपनी मांगे उसके सामने नहीं रखेंगी तो और किसके सामने रखेंगी। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई। उससे परेशान होकर कभी कभी उनकी ऐसी जिद जिसका पूरा करना उस समय उसके लिए संभव नहीं होता था, पर उन्हें यह कहकर समझाने का प्रयास करती कि बेटा, इस समय तो संभव नहीं है, बाद में दिलवा देंगे। यह थोड़ी बहुत जो बचत कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, या हमारा जो है वह तुम दोनों का ही तो है। इस पर वे कहती, मम्मा, अगर हमारा ही है तो अभी हमारी इच्छा पूरी करवा दीजिए ना, बाद में पता नहीं आवश्यकता हो भी या नहीं। उनके असहयोगात्मक रूप देखकर उनकी खुशी के लिए विनीत मन मानकर सेविंग में से पैसे निकालकर उनकी इच्छा पूरी कर देते थे। पर अब लग रहा है कि ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुविधा असुविधा या आवश्यकता का ही ध्यान रहता है। वे यह नहीं सोच पाती थी कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके माता पिता को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सीमा छोटी होने के बावजूद भी रीना की तुलना में थोड़ी समझदार थी, जबकि रीना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। कविता ने सुना था कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अपने माता पिता से बेहद प्यार करती हैं, उन्हें कभी कोई दुख नहीं देती, घर के काम में माँ का हाथ बटाती हैं, पर उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। रीना और सीमा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। रीना जहाँ पढ़ाई के अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे में व्यस्त रहती, वहीं सीमा को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। छोटी सी उम्र में ही उसकी पेंटिंग्स की कई प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी थी तथा सराही भी गई थी। दोनों ही अपने अपने कार्यकलापों में इतना व्यस्त रहते कि उसके पास बैठने या बातें करने का भी उनके पास समय नहीं रहता। उसके पास आते भी तो सिर्फ काम से या जब उन्हें पैसे चाहिए होते। घूमने फिरने के बावजूद रीना ने दिमाग अच्छा पाया था, अतः पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में ही डॉक्टर की प्रतियोगी परीक्षा में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, दबी होती चली गई। मुंह से इच्छा निकली नहीं कि पूरी होनी ही चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। कभी कविता उसकी इस आदत पर टोकती तो विनीत कहती, अभी बच्ची है, अपनी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ परेशान होती हो। बच्ची आखिर कब तक बच्ची रहेगी, कहना चाहकर भी वह कह नहीं पाती थी। समय के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। भला इच्छाओं का भी कभी अंत होता है? वह तो सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती ही जाती है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर विनीत कहती, तुम व्यर्थ परेशान होती हो। इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? वे खुश तो हम खुश, पैसों का क्या, वह तो हाथ का मैल है, जब है तभी तो खर्च करवा रहे हैं। खुशी तो सिर्फ इतने की वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही थी। उनके उन्नत भविष्य को देखकर सोचती, क्या अंतर है आजकल लड़के और लड़कियों में। व्यर्थ लोग लड़की होने पर मातम मनाते हैं, वरना आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़े ही हैं। रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होते ही अब उसका घर बसाने की चिंता प्रारंभ हो गई। कई लड़के देखने के पश्चात नवीन पसंद आया, वह भी डॉक्टर था। स्वप्नों को पंख तब लगे जब उसने तथा उसके घर वालों ने भी रीना को पसंद कर लिया। इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात की थी कि उनकी कोई मांग नहीं थी। आखिर तय होते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। घर की पहली शादी थी, अतः कविता और विनीत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वह और विनीत विवाह में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे कि रीना आ गई। लिस्ट देखकर बोली, डैड, आपने इसमें माइक्रोवेव तो लिखा ही नहीं है।
हाँ, 56 इंच वाला स्मार्ट टीवी ही दीजिएगा, वरना उसके बिना मजा नहीं आएगा। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल तो देंगे ही। अब रीना का सारा समय फरमाइशों और शॉपिंग में व्यतीत होने लगा। विवाह का जोड़ा उसने 50,000 का पसंद किया। गहने और सामान तो ठीक हैं, पर पूरी जिंदगी में 4-5 बार से अधिक न पहने जाने वाले लहंगे पर इतना पैसा खर्च करना कविता के संस्कारी मन को चुभा। न चाहते हुए भी कविता के मुंह से निकल ही गया, बेटा लहंगा कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है, कोई दूसरा देख लो। तुम भी माँ, विवाह आखिर एक बार ही तो होता है, मुझे तो यही पसंद है। देखो पिंक शिफॉन के इस लहंगे में कितना जेन्युइन जरदोरी वर्क किया गया है। विवाह के जोड़े के पश्चात साड़ियां भी उसने महंगी ही पसंद की। 21 साड़ियां देने की बात कही तो पहले वह तुनकी, फिर यह कहते हुए मान गए कि तुम ठीक कहती हो माँ, साड़ियां तो कभी कभी ही पहनूंगी। अस्पताल जाने के लिए तो सलवार कुर्ता या जींस टॉप ही चाहिए। इतने सलवार सूट तो है तुम्हारे पास, वहीं ले जाना, कविता ने कहा। मम्मा ये सब तो पुराने हैं, पहली बार पुराने सूट लेकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें बाद में ले जाऊंगी। बात तो उसकी भी ठीक ही थी, अतः उसने कई जोड़ी मनपसंद सलवार सूट भी खरीदे। उसके बाद मैचिंग चूड़ियों, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पर्स और चप्पलों का दौर प्रारंभ हुआ। जेवर, घर का फर्नीचर भी उसने अपनी पसंद का लिया। कविता को लग रहा था कितना अंतर आ गया है आज और कल में। एक उनका समय था जब विवाह में लेन देन की बात उठते ही लड़कियां उठकर चली जाती थी, लेकिन आजकल वे इसमें खुलकर हिस्सा ही नहीं वरन अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हुए लिस्ट में फिर बदल भी करवाने में भी नहीं हिचकती। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उनकी जागरूकता है या लोलूपता। रीना की फरमाइशों को सुनकर विनीत भी तनाव में आने लगे थे। यद्यपि उन्होंने अत्यंत योजनाबद्ध रूप से प्लानिंग की थी, पर रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई में काफी खर्चा हो गया था तथा इसी बीच सीमा के इंजीनियरिंग में आने के कारण उसकी फीस के साथ हॉस्टल का खर्चा भी देना पड़ रहा था, जिसके कारण उनकी कुछ भी बचत नहीं हो पा रही थी। अब विवाह के लिए उनको पीएफ से रकम निकलवाने के अतिरिक्त बैंक से भी लोन लेना पड़ रहा था। रीना के विवाह पर होते खर्च को देखकर कविता को महसूस हो रहा था कि लोग सच्ची कहते हैं कि लड़के लड़की में अंतर होता है। लड़की की पढ़ाई में तो खर्चा होता ही है, विवाह में भी खर्चा करना ही पड़ता है। लड़के के विवाह में खर्च किया पैसा घर में ही रह जाता है, जबकि लड़की के विवाह में भरा घर भी खाली हो जाता है। शायद इसीलिए लड़की होने पर मातम मनाया जाता रहा है। अचानक उसे स्वयं अपने विचारों पर भी तृष्णा हो आई। किस जमाने की बात सोच रही है वह, जो कुछ दे रही है रीना के सुख के लिए ही तो दे रही है। फिर अफसोस क्यों, बार बार मन को समझाती पर फिर भी न जाने क्यों रीना की नित नई फरमाइश सुनकर मन बिदक उठता। कैसी लड़की है या जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि उसके पिता विवाह के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पा रहे हैं। पैसे कोई पेड़ों पर तो उगते नहीं कि जितने चाहो तोड़ लो। उसकी नित नई फरमाइश सुनकर एक दिन सीमा भी बोल उठी, दीदी ने तो ऐसी लूट मचा रखी है मानो फिर कभी कुछ मिले या ना मिले। उस समय उसने सीमा को टोक दिया था, पर उसने जो कहा वही तो उसके मन में भी चल रहा था। तो क्या आज लड़कियां स्वयं भी दहेज चाहने लगी हैं? बार बार यह प्रश्न उसके मन मस्तिष्क को मथने लगा था। शायद आज का युवा वर्ग अपनी गृहस्थी को तिनका तिनका जोड़कर सजाने में विश्वास नहीं रखता। यही कारण है कि आजकल लड़के वाले दहेज मांगे या ना मांगे, पर लड़कियां ही दहेज में ऐशो आराम के सारे साधन चाहती हैं। दहेज को सदा से सामाजिक बुराई, समाज के रग रग में व्याप्त कोड़ के रूप में देखा जाता रहा है, जिसकी बलि वेदी पर न जाने कितनी कन्याओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिसे रोकने के लिए दहेज विरोधी कानून भी बनाए गए, पर क्या इससे मुक्ति मिल पाई है? मुक्ति मिल पाना तो दूर, यह समाज में ऐसा घुल मिल गया है कि इसे अब सम्राट तबकों में पुत्री की गृहस्थी बसाने का सर्वसुलभ सर्वसम्मत उपाय मान लिया गया है। समझदार लोग अब इस बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि पुत्री के समझदार माता पिता बिन मांगे ही अपनी पुत्री को वह सब देंगे जिसकी उसे आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि रीना की ससुराल वालों ने इस संदर्भ में उनसे कुछ नहीं कहा, पर रीना उनकी अपनी बेटी का व्यवहार देखकर कविता को लग रहा था कि
कहीं वह पीढ़ी की परिवर्तित सोच के कारण सामाजिक मान्यता न प्राप्त कर ले। विवाह का दिन भी आ गया। गुलाबी जोड़े में सजी रीना परी सी लग रही थी, किसी की नजर न लग जाए इसलिए उसने उसके कान के पीछे एक काला तिल बना दिया था। उसे ऐसा करते देख रीना खूब हंसी थी। विवाह की सारी रस्में हंसी खुशी निपट गई। रीना और नवीन की परफेक्ट जोड़ी को देखकर जब नात रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी उसे बधाई देने लगे तो वह गर्व से भर उठी थी। हंसते खिलखिलाते माहौल में वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। विदाई की बेला भी आ गई। अचानक हंसी खुशी से भरा माहौल बोझिल होने लगा था, पर कविता ने स्वयं पर काबू रखा था। बता रही थी कि बेटी को रोते रोते नहीं वरन हंसते हुए विदा करना चाहिए। जब हम खुशी खुशी विवाह की सारी रस्मों को निभा रहे हैं तो रोना क्यों? विदा के समय बेटी अच्छी यादों को लेकर जाए, न कि माता पिता के आंसुओं से भरे चेहरे को। जब जब उसे वे चेहरे याद आएंगे तो क्या उसका मन नहीं दरकेगा? अपनी इसी मना स्थिति के कारण विदाई के समय वह यत्न पूर्वक आंसुओं को पीती रही, पर उन्हें बहने नहीं दिया। विदाई के समय गले लगती बेटी को ढांढस बंधाने के बजाय विरिध भी फफक फफक कर रो पड़ी थी। किंतु कविता रीति आंखों से पुत्री को विदा होते देखती रही, पर आंखों से एक भी आंसू नहीं ढलकने दिया। बस हौले से उसे गले लगाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा अपने नए घर में आंसुओं के साथ नहीं वरन खुशी खुशी जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, बस यही कामना है। देखो कैसी माँ है। मेरी बेटी विदा हुई थी तब कई दिनों तक मेरे आंसुओं ने रुकने का नाम ही नहीं लिया था। उसे बेटी को ऐसे विदा करते देखकर उसकी पड़ोसन ने कहा, हाँ दीदी, पत्थर दिल है। सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और एक यह है बुत बनी खड़ी है। दूसरी आवाज आई। कविता का मन किया कि एक बार पलट कर देखे, पर मन पर काबू कर लिया। आखिर क्यों रोए? जब खुशी खुशी उसने अपनी पुत्री के लिए घर पर ढूंढा है, रोकर खुशी के माहौल को गमगीन बनाना क्या उचित है? पर सदियों पुराने रीति रिवाज केवल उसके चाहने से तो बदल नहीं सकते हैं। उनके वाक्य सुनकर भी चुप लगा गई। उसे चुप देखकर बात संभाली थी उसकी ननद नंदिता ने, जिसने उन्हें टोकते हुए कहा था, आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? बेटी के वियोग में भाभी के आंसू सूख गए हैं। दुख में कभी आंसू बह निकलते हैं तो कभी सूख जाते हैं। फिर कविता की ओर मुखातिब होकर उसको अपने अंक में समेटते हुए कहा था, भाभी रीना दूर थोड़े ही गई है, जब चाहे मिल आना। सोनी आंखों से वह नंदिता की ओर देखती रह गई थी, मानो कहना चाह रही हो, क्या अन्य रस्मों की तरह यह रस्म निभाना भी जरूरी है? वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर रही है तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? खुद रोकर बेटी को भी रुलाना, उसे एहसास दिलाना कि वह आज से उसके लिए पराई हो गई है, क्या उचित है? उसकी बेटी आज भी उसके लिए उतनी ही अपनी है जितनी विवाह के पहले थी। तभी तो उसने और विनीत ने उसे हर सुख सुविधा की चीज दी है। 6 महीने हो गए थे रीना के विवाह को। उसके चेहरे पर खुशी देख वह अभिभूत हो उठती थी। नवीन उसका बेहद ख्याल रखता था। ससुराल भी अच्छी और संपन्न थी, पर वह जब भी आती डेकोरेशन की, किचन की या कोई मनपसंद चीज यह कहकर ले जाती कि मम्मा मेरे पास नहीं है, क्या मैं ले जाऊं? भला उसके आग्रह को वह कैसे न कर पाती, भले ही बाद में उस चीज की वजह से उसे परेशानी हुई हो। पर बच्चों की खुशी के आगे माता पिता को अपनी हर परेशानी बेमानी लगती है। ऐसा नहीं है कि वह ये चीजें खरीद नहीं सकती थी। अभी कुछ दिन पूर्व उसने 70 लाख का 3 बेडरूम का फ्लैट रूम बुक करवाया था। अपना एक अलग नर्सिंग होम खोलने की भी प्लानिंग चल रही थी, पर फिर भी छोटी छोटी चीजें मांगना या ले जाना उसकी आदत सी बन गई थी। विवाह के कुछ दिन पश्चात रीना आई। उस समय सीमा भी आई हुई थी। दोनों बहनों के एक साथ हंसते खिलखिलाते देख वह भी बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। जब वह जाने लगी तब उसने ड्राइंग रूम में रखे सिरेमिक के फ्लावर पॉट को देखकर कहा, मम्मा यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कोई फ्लावर पॉट नहीं है, क्या मैं इसे ले जाऊं? अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ, कहकर उसने उसे फ्लावर पॉट ले जाने की इजाजत दे दी थी। उसके जाने के पश्चात
सीमा ने क्रोधित होकर कहा था, मम्मा, दीदी की यही आदत अच्छी नहीं लगती। फ्लावर पॉट वह स्वयं भी तो खरीद सकती थी, ले जाने की क्या आवश्यकता थी? तेरी बड़ी बहन है, विवाह हो गया तो इसका मतलब तो यह नहीं कि उसका इस घर पर अधिकार ही नहीं रहा। कहते हुए उसने सीमा को समझाने का प्रयत्न किया था। और अब यह फोन, वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी रीना को हो क्या गया है। उसका अपना खून होते हुए भी वह उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को समझा क्यों नहीं पा रही थी। सीमा की पढ़ाई का खर्चा है, 3-4 वर्ष पश्चात उन्हें सीमा का विवाह भी करना है। उसके विवाह में लिए लोन की किस्तें अभी चुकी रही हैं। फिर भी यह मांग उसके मनपसंद का हर सामान उसके विवाह में दिया गया था, पर सर्दी में विवाह होने के कारण बस ऐसे ही नहीं दे पाए थे। और आज उसने उसकी भी मांग कर डाली। दरक गया था कुछ मन में। डोरबेल ने उसकी विचार तंद्रा को भंग किया। दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन अंजलि थी। आते ही उसने कहा, मन बहुत परेशान था, इसलिए तेरे पास चली आई। क्या बात है? अपनी परेशानियों को परे ढकेलते हुए उसने प्रश्न किया। कविता, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है, कहूं या ना कहूं। ऐसी क्या बात है? पड़ोसन और अच्छे मित्र होने के कारण अगर हम आपस में अपनी बात शेयर नहीं करेंगे तो समाधान कैसे पाएंगे? तू सच कह रही है कविता। अब बता भी, बात क्या है? तू तो जानते ही है, पल्लव का अभी पिछले वर्ष ही विवाह किया है, वह भी बिना दहेज के। पल्लव और संजना दोनों ही अच्छा कमा रहे हैं, लाखों का पैकेज है दोनों का, पर जब देखो भिखमंगों की तरह हाथ ही फैलाए रहते हैं। उन्हें घर खरीदना है, उसके लिए उन्हें डिपॉजिट के लिए 10 लाख चाहिए। अभी 6 महीने पूर्व ही कार के लिए 2 लाख दे चुकी हूँ। हमने तो कभी किसी से नहीं मांगा, जब पैसा बचा आवश्यकता का सामान खरीद लिया। कविता, पल्लव को यह भी नहीं लगता कि 2-4 वर्ष पश्चात वनीता का विवाह भी करना है। अगर उसकी ऐसे ही डिमांड रही तो कैसे कर पाएंगे वनीता का विवाह? उनके खर्चों में कहीं कोई कमी नहीं है। अभी पिछले महीने ही उसके पास 10 दिन रहकर आए हैं। हर दूसरे दिन बाहर खाना, ब्रांडेड कपड़े, फ्रिज भरा पड़ा है तरह तरह के फ्रोजन फ्रूट से। हमने कहा फ्रेश खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो पल्लव ने कहा, मम्मा, संजना को फुर्सत ही कहाँ मिलती है खाना बनाने की। अतः अगर कभी अवसर मिला तो कुछ बना लिया, वरना इनसे काम चला लेते हैं, नहीं तो बाहर से मंगा लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया है नई पीढ़ी को, काम ही नहीं करना चाहती। हमारी पीढ़ी में भी औरतें काम करती थी, पर इनके जैसे नहीं थकती थी। अंजलि, गलती उनकी नहीं, हमारी है। शून्य में निहारते हुए कविता ने कहा। जिस समस्या से वह परेशान थी, ठीक उसी तरह की समस्या से अंजलि घिरी हुई थी। क्या कह रही है कविता? हम दोषी हैं, पर कैसे? हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। हमने उन्हें जीवन की कटु सच्चाइयों से दूर रखा। सच तो यह है अंजलि, पुत्र हो या पुत्री, जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो उन्हें यह एहसास दिलाना आवश्यक है कि अब वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं से स्वयं निपटें, न कि हर बार अपने माता पिता की ओर देखें, वरना वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगी। कविता, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम पर स्वार्थी होने का आरोप नहीं लगेगा? कहीं उनके मन मस्तिष्क में यह बात तो नहीं बैठ जाएगी कि हमारी आवश्यकता के समय हमारे माता पिता ने हमारी सहायता नहीं की, फिर हम उनकी आवश्यकता के समय उनका साथ क्यों दें? तुम्हारा कहना सत्य हो सकता है, शायद वह हमारी इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं, पर आखिर कब तक हम उनकी मांगों के सम्मुख झुकते रहेंगे? आखिर उन्हें भी हमारी मजबूरियों और परेशानियों को समझना होगा। तुम ठीक कह रही हो कविता, मैं आज ही विजय से बात करती हूँ। अगर पल्लव को समझा पाए, घर इतना भी आवश्यक नहीं है, 1-2 वर्ष पश्चात भी ले सकता है। अंजलि कहकर चली गई। कविता ने सोच लिया था कि वह रीना की इस मांग के बारे में विनीत को कुछ नहीं बताएगी, स्वयं ही कोई न कोई रास्ता निकालेगी। दूसरे दिन विनीत को ऑफिस भेजकर निपटी ही थी कि फिर रीना का फोन आया। मम्मा, क्या तुमने डैड से पूछा? बेटी, तुम तो हमारे घर की स्थिति से भली भांति परिचित हो। अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्च हुआ है, लोन लिया, पैसा तो चुकाना ही है। सीमा की पढ़ाई के खर्चों के साथ साथ 3-4 वर्षों में उसका विवाह भी करना है। स्वर में अनचाहे ही गिड़गिड़ाहट आ गई थी। सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हूँ, पूरा एसी खरीद कर देने के लिए तो नहीं कह रही हूँ।
उसके लिए भी तुम मना कर रही हो। वह तो हम अपने आप ही खरीद लेते, पर आपको तो पता ही है कि कुछ दिन पूर्व नवीन ने फ्लैट बुक करा लिया है। उसी के लिए 2 लाख एडवांस देना पड़ा है, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम तो कहती थी कि हमारा जो कुछ है वह तुम दोनों का है, फिर मना क्यों कर रही हो? कहकर उसने क्रोध में फोन रख दिया था। यह उसका चिर परिचित अंदाज था। उसे मालूम था उसका फोन फिर आएगा, पर इस बार उसने भी निर्णय ले लिया था कि इस बार वह नहीं झुकेगी। आखिर कब तक वह उनकी जायज नाजायज मांगों को पूरा करती रहेगी? कब वह अपने माता पिता के एहसासों को समझेगी? अब वह बच्ची नहीं है। उसे समझना चाहिए कि उसके माता पिता की भी अपनी जिंदगी है, उनके अपने खर्चे हैं। बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते जीवन के लिए कुछ बचाना भी है। फिर वह अकेली तो नहीं है, उसकी एक बहन और भी है। उसे भी उन्हें पढ़ाना है, उसका भी घर बसाना है। यहाँ तो एक की कमाई से ही घर चल रहा है। वे तो दोनों ही कमाते हैं, फिर भी जब चाहे अपनी डिमांड रख देती है। कमाऊ बच्चे अगर माता पिता को कुछ दे नहीं सकती तो उनसे मांगे भी नहीं। कविता को महसूस था कि रीना की मांग को ठुकराना आसान नहीं होगा। शायद विनीत से भी टक्कर लेनी पड़े। माँ पुत्री के रिश्ते में दरार भी आए, स्वार्थी बनने का इल्जाम भी लगे, पर वह झुकेगी नहीं। माता पिता का काम बच्चे को पालना ही नहीं, उन्हें सुखी भविष्य देने के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराना है। आज हम हैं, पर जब कल हम नहीं रहेंगे तब तो उसे अपनी समस्याओं से स्वयं ही जूझना होगा। आखिर कब तक वह हमारी उंगली पकड़कर चलती रहेगी? कब तक उसकी मांगों के आगे हम सिर झुकाते रहेंगे? कभी न कभी, कहीं न कहीं तो इन नाजायज मांगों पर रोक लगानी ही होगी। फिर आज से ही क्यों नहीं? वह विनीत से बात भी नहीं कर पाई थी कि शाम को ऑफिस से विनीत के आते ही फोन की घंटी बजी। फोन विनीत ने ही उठाया। फोन रीना का ही था। उसकी मांग सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं पैसे भेज दूंगा। कविता के पूछने पर विनीत ने रीना की कही बात बताई तो कविता ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। उसकी बात सुनकर विनीत ने सहज स्वर में कहा, कविता, रीना हमारी बच्ची है, हमसे कुछ मांग रही है तो मना करना उचित नहीं है। वैसे भी अगले माह उसका जन्मदिन है, उस पर कुछ उपहार तो दोगी ही, यही सही। वैसे भी इसी महीने मेरी एक एनएससी मैच्योर हो रही है, करीब 50,000 के करीब मिलेंगे। पहले सोच रहा था कि उनको फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, सीमा के विवाह के वक्त काम आएगा। अब 25,000 ही डालूंगा। कहते हुए विनीत के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। वह चुपचाप फ्रेश होने चले गए। विनीत की पेशकश सुनकर कविता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, पर विनीत के चेहरे पर छाया दर्द उसे इतना अवश्य एहसास करा रहा था कि कुछ को छोड़ दे तो आज की पीढ़ी जरूरत से ज्यादा स्वार्थी और लालची होती जा रही है। अपनी कमाई तो क्लब, होटलों और पिक्चरों, डिजाइनर कपड़ों में खर्च करके जीवन का एक एक पल एंजॉय करना चाहती है, पर बूढ़े होते माता पिता की इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आज के इस यथार्थ से जूझती कविता को दुख तो इस बात का था कि यह लड़के तो लड़के, आज लड़कियां भी माता पिता से रुपए ऐंठने में पीछे नहीं है। तभी तो उनकी मांगे नित सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी सखियां अंजलि के साथ नीना, बबीता, करुणा, अंजना की भी अपने बेटे बेटियों से यही शिकायत है। नीना की बेटी पल्लवी का विवाह रीना के विवाह के 15 दिन पश्चात हुआ था। वह भी अपनी बेटी की नित नई मांगों से परेशान है। एक ही प्रश्न उसके दिल और दिमाग को बार बार मथ रहा था। दहेज तो कब तक सामाजिक बुराई थी, कहीं आज मान्यता तो प्राप्त करता नहीं जा रहा, या जीने के मापदंड ही बदल गए हैं। पर इसमें दोष किसका है? अंतर मन ने टोका, दोष बच्चों का ही है। स्वार्थी होते जा रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि तुमने उनमें सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति पैदा की है। उनका अलग कमरा, अलग चीजें, उनमें एकात्मकतावादी सोच पैदा करती गई। तुम मानो या न मानो, दोस्त तुम जैसों का ही है। शायद तुम ठीक कह रही हो। बच्चों में कुंठा न पनपे, हीन भावना न आए, इसलिए हम बच्चों की जायज और नाजायज मांगे पूरी करते जाते हैं। जब अति होने लगती है तब हम बच्चों को दोष देने लगते हैं। वास्तव में दोषी हम ही हैं, हमारी परवरिश है। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुके खेत,
वाले अंदाज में कविता अस्त होते सूरज की ओर देखने लगी, जो अभी तो अस्ताचल में जा रहा था, पर शीघ्र ही कल सुबह आशा की नौ किरण के संग उदित होगा। कभी कोई न कोई किरण आकर उसके मन के अंधेरों को अवश्य दूर करेगी। कभी तो रीना अपने माता पिता का दर्द समझेगी। इस आस के संग उसने अपने घायल तन मन को समझाने के साथ अपने अनियंत्रित विचारों को झटकने का प्रयत्न किया तथा विनीत के लिए चाय बनाने चल दी।